अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आई एम मिसिज़ अफशा अली, AP फिजिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के रोड पक्का। जी बच्चे, आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 6 और 7 कंप्लीट करवा दिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 और 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जी बच्चे, क्वेश्चन 1 इज़ दैट व्हेन अ थिन फॉइल इज़ bombarded with alpha particle, a few of them are scattered back toward the source. Rutherford conclude from this that the positive charge of the atom and also most of its mass must be concentrated in the very small nucleus within the atom. What was his line of reasoning? So as alpha particle, answer of this question is that as alpha particle is positive and only a few of incident alpha particles are reflected back. अल्फ़ा पार्टिकल बच्चे पॉजिटिव है और इनमें से कुछ इंसिडेंट पार्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होंगे बैक, ठीक है। देन ही कंक्लूड दैट अ स्मॉल पार्ट इनसाइड द एटम इज़ हार्ड मैसिव। तो उसने से ये नतीजा निकाला कि एटम के अंदर कुछ पार्ट इसका मैसिव है, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट है। अल्फ़ा पार्टिकल्स कम बैक, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है वो वापस आया है ड्यू टू एक्चुअल कोलिजन। एक्चुअल टकराने की, जैसे कोई पॉजिटिव मैसिव पार्ट है न्यू एटम के अंदर जिसे टकराने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल वापस आया है, और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फ्रॉम दिस पार्ट, और इस पास से स्ट्रॉन्ग रिपल्शन भी हुई है जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल बैक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वो पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है और जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन मौजूद है, अल्फ़ा पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये रिपेल ईच अदर, ठीक है, और दिस रिपल्सिव फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। As 1 out of nearly 10,000 alpha particle is deflected by large angle और कम बैक, तकरीबन 10,000 अल्फ़ा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे या वापस आएंगे। सो दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम विच है ही नेम्ड न्यूक्लियस इज़ नियरली 10⁻⁹ पार्ट ऑफ एटम। तो ये न्यूक्लियर एटम का वो पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है, इसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, और इसको ये एटम का तकरीबन 10⁻⁹ पार्ट कवर करता है, ठीक है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट बेसिक वेज डू द सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफर। अब ये कैसे चेंज होती हैं, डिफर होती हैं एक दूसरे से। स्ट्रॉन्ग फोर्स इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, एंड एक्ट अप टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड मैस, ठीक है, ये चार्ज और मैस पे डिपेंड नहीं करती। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इज़ फील्ड ओनली बाय एडजेसेंट न्यूक्लियन, जबकि स्ट्रॉन्ग फोर्स जो न्यूक्लियन की फील करेगी न्यूक्लियन से, एंड नोट बाय ऑल द न्यूक्लियन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ ओनली बिटवीन प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है प्रोटॉन के न्यूक्लियस के प्रोटॉन के दरमियान मौजूद होती है। इट ओबे इन्वर्स केयर लॉ, ये इन्वर्स केयर लॉ को ओबे करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ वन प्रोटॉन इज़ फील्ड बाय ऑल द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है ये वन प्रोटॉन की फील करते हैं, जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद होते हैं ये सब फील करेंगे विद द इंक्रीज इन जी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज। अगर हम जी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी इंक्रीज होगी, बट शॉर्ट रेंज फोर्स रिमेन कांस्टेंट, जबकि शॉर्ट रेंज फोर्स कांस्टेंट रहेगी, ठीक है बच्चे। जी बच्चे, थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट वाई डज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलम फोर्स कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स इंक्रीज एज mass number increase. Increase in mass number is usually accompanied with the increase in charge number. अगर मैस नंबर में इंक्रीज़ होगा तो चार्ज नंबर में भी इंक्रीज़ होगा, विच इंक्रीज द कोलम रिपल्सिव फोर्स ऑफ ऑल प्रोटॉन ऑन अ गिवन प्रोटॉन। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा कॉलम रिपल्सिव फोर्स वहाँ प्रोटॉन की ऑन अ गिवन प्रोटॉन बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। इट्स ओनली बाइंड क्वार्क टूगेदर, तो ये क्वार्क को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है टू फॉर्म न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट इन योर बॉडी देयर आर मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन डिस्कस। आपकी बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रॉन है प्रोटॉन से या ज़्यादा प्रोटॉन है न्यूट्रॉन से, ये डिस्कस करें। बॉडी कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन
हमारी बॉडी जो होती है बच्चे वो डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखती हैं जिनमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। एज दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ लार्ज मैस नंबर, ये मॉलिक्यूल्स लार्ज मैस नंबर की होती हैं। ड्यू टू विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर ग्रेटर दैन प्रोटॉन, इस वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर से प्रोटॉन से ग्रेटर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इन एवरी न्यूक्लियस, हर मॉलिक्यूल्स में, इन एवरी मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है प्रोटॉन से ग्रेटर होते हैं। देयरफॉर बॉडी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैन प्रोटॉन, इस वजह से बॉडी जो है ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रखेगी प्रोटॉन के मुकाबले में। एज ह्यूमन बॉडी इज़ न्यूट्रल, हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल है। विच शोज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल इन इट, जो ये शो करता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं। ठीक है बच्चे, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दैट द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट में डिफर इन मैस, हैव डिफरेंट फिजिकल characteristics and yet vary chemically. Why? The atoms of a given element isotope have same number of proton and electron. Electron are responsible for chemical properties, ठीक है, और hence chemical properties are same due to same number of electron and different physical properties due to different number of neutron. यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है बच्चे, द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हैव अ मास नंबर ए नियर 60, वाई डू नॉट ऑल न्यूक्लियाइड हैव सेम मास नंबर नियर 60। ये देखिए बच्चे, इसका द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द न्यूक्लियाइड विद ए नियरली इक्वल टू 60 आर मोर स्टेबल। अ हैवी न्यूक्लियाइड विद लार्ज मास नंबर ए टेंड टू डिसइंटीग्रेट इनटू टू न्यूक्लियाइड्स विद ए नियरली इक्वल टू 60। इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का प्रिंसिपल है जिसमें टू वो मर्ज करेंगे बनाने के लिए न्यूक्लियन को। इफ़ ए इज़ लिटल ग्रेटर दैन 60 दैन न्यूक्लियाइड टेंड टू रिड्यूस इट्स मास नंबर ए बाय इमिटिंग स्मॉल पार्टिकल्स सच एज अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अल्फा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को इनको इमिट करके रिड्यूस कर देगी इसके मास नंबर को। सिमिलरली लाइट एटम विद स्मॉल ए टेंड टू फ्यूज टूगेदर, तो कुछ लाइट एटम हैं वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे एक दूसरे, सो दैट रिजल्टेंट मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स अप्रोचेस टू 60। यहाँ तक कि इसका टोटल जो मास नंबर है न्यूक्लियाइड का वो 60 तक पहुँच गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए इट इज़ पॉसिबल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बोथ प्रोसेस न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, वियर डेल एम इज़ मास डिफेक्ट। यहाँ पे जो है डेल एम इसका मास डिफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट इफ़ वी निगलेक्ट द वेरी लाइटेस्ट न्यूक्लियाइड्स द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज रफली कॉन्स्टेंट एट 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डू यू, जी बच्चे, डू यू एक्सपेक्ट मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन एटम आल्सो टू बी रफली कॉन्स्टेंट थ्रू and the periodic table? Answer of this question is that electronic binding energy is not constant. Electronic binding energy constant नहीं होती. It is greater for deep inner electron and steady decreases for electron of outer orbit. ठीक है, its value is least for valence electron. Moreover, electronic binding energy for electron of every orbit increases as the charge number Z and hence mass number A of atom increase. वो ये कह रहे हैं कि ये ग्रेटर है डीप इनर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, स्टेडीली डिक्रीज होगा फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर ऑर्बिट के लिए, इसकी वैल्यू लीस्ट होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए इंक्रीज़ होगी अगर इसका चार्ज नंबर और मास नंबर इंक्रीज़ करे। एटम का चार्ज नंबर और मास नंबर इंक्रीज़ होगा तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो वाई इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लो एट लो मास नंबर एंड एट हाई मास नंबर? बिकॉज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज़ लो एट लो मास नंबर एंड हाई मास नंबर बट ग्रेटर फॉर मिडल रेंज एटम। ठीक है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट
कि क्योंकि मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन लो होगा, लो मैस नंबर पे, और हाई होगा मैस नंबर पे, तो ग्रेटर होगा फॉर मिडल रेंज एटम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे देखें कि इन बाइंडिंग एनर्जी कर्व व्हाट इज स्पेशल और नोटेबल अबाउट द न्यूक्लियस हाइड्रोजन 1 2 हीलियम 2 4 Fe56 एंड U239। यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास मैस नंबर है और ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये हमें दिखाया हुआ है हाइड्रोजन का, हीलियम का, ठीक है। इन चीज़ों का हमें बताया हुआ है कि देखिए H12 हैज़ लो बाइंडिंग एनर्जी, लेस स्टेबल, जबकि हाइड्रोजन के बाद फिर हीलियम है, हीलियम लाई अबव द बाइंडिंग एनर्जी का, ये हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया, ऑफ इट्स नेबर्स एंड इट्स स्पेशली स्टेबल। उसके बाद देखें Pu239 हैज़ हाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखें इज़ लिटल स्टेबल बट इट्स बाइंडिंग एनर्जी लिटल स्टेबल होगा, जबकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो देखें बाइंडिंग एनर्जी बट इट्स बाइंडिंग एनर्जी नॉट वेरी हाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हाई नहीं होगी, इट इज़ नॉट वेरी मच स्टेबल। Fe56 है वेरी हाई बाइंडिंग एनर्जी, हैंस इट इज़ वेरी मच स्टेबल, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज़ दैट अ पर्टिकुलर यूरेनियम न्यूक्लियस was created in a massive stellar explosion perhaps 10 years ago. It's suddenly decay by alpha emission while we are observing it. After all those years, why it decide to decay just now? Half-life of uranium-238 is nearly 4.47 multiplied 10⁹ years. Moreover, with small number of radioactive atom, rate of decay becomes more slow. Hence, the single uranium atom took 10⁻10 years to decay. तो तकरीबन वो 10⁻10 years लेगा डिके होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 यू आर रनिंग लॉन्गरलिटी टेस्ट ऑन लाइट बल्ब, डू यू एक्सपेक्ट देयर डिके टू बी एक्सपोनेंशियल? व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिके ऑफ लाइट बल्ब and of radionuclides? Decay of light bulb do not follow the exponential mode. Decay rate lighted bulb will be very slow in the beginning. Decay of light bulb बच्चे फॉलो नहीं करेगा एक्सपोनेंशियल मोड को। डिके रेट लाइट बल्ब का बहुत स्लो होता है स्टार्ट में, बट फास्ट सम डेज, फिर उसके बाद तेज़ हो जाता है कुछ दिनों के बाद, और सम मंथ लेटर, कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। डिके रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल बी फास्ट इन द बिगनिंग, तो स्टार्ट में फास्ट होगा बट विल स्लो डाउन एट द टाइम पास। तो जो डिके रेट होगा रेडियो न्यूक्लाइड्स का वो फास्ट होगा, स्टार्ट में तेज़ होगा, जबकि स्लो हो जाएगा जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ दैट द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज़ 4.47 10⁻9 year about the age of solar system. How can such a long life be measured? Half life be measured. इसको हम कैसे measured करेंगे? Place the radioactive answer of this question is that place the radioactive source uranium-238 in front of fluorescent screen. हम ये रेडियोएक्टिव सोर्स जो है यूरेनियम-238 को एक चमकदार स्क्रीन के आगे रखेंगे। व्हेन यूरेनियम-235 एटम डिके, जब ये एटम डिके हो गए, एंड अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड, तो अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे। दिस अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द स्क्रीन, तो ये अल्फा पार्टिकल जब हम स्क्रीन के सामने रखेंगे तो ये इमिट होंगे और ये स्क्रीन से टकराएंगे एंड प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करेंगे। नंबर ऑफ फ्लैशेस गिव नंबर ऑफ एटम डिके, जितने नंबर ऑफ फ्लैश होंगे ये हमें नंबर ऑफ एटम डिके के बारे में हमें बताएगा। इफ़ डी एन एटम ऑफ यूरेनियम-238 डिके इन टाइम dt, डी एन एटम हमारे डिके हुए dt टाइम में, सो रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू dN/dt। नंबर ऑफ एटम पर ग्राम नंबर, एवोगाड्रो नंबर हमारे पास ये है 6.02 10⁻23 एंड एटॉमिक वेट है 238। तो डिवाइड करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ dN/dt एंड n इन इक्वेशन। dN/dt हमारे पास लैम्डा n के इक्वल है, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हाफ लाइफ इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0.693/λ, ठीक है। ये हाफ लाइफ वाला टॉपिक बच्चे आपको आ जाता है इसमें, ठीक है। ये हाफ लाइफ वाला टॉपिक देखें,
ये कंप्लीट डिटेल से आपको शॉर्ट क्वेश्चन का समझ आ जाएगा। The question number 13 is that the half life of uranium is 4.47 years, multiply 10 is 9 years. How might measurement of its activity be used to determine the age of uranium containing rock? How do you get around the fact that you do not know how much uranium 238 was present in the rock to begin with? Uranium 238 decay in thorium by emitting alpha particle. By determining the fractions of thorium to uranium present in rock, lifetime of rock can be determined. तो ये कह रहे हैं कि यूरेनियम डिके हो जाएगा थोरियम में अल्फा पार्टिकल को इमिट करके। हाँ, अगर हम डिटर्मिन करें फ्रैक्शन थोरियम के कि वो यूरेनियम में जितने भी प्रेजेंट है रॉक में, तो लाइफ टाइम रॉक का हम मेजर कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इज 5730 ईयर्स। ठीक है, 5730 ईयर्स। दिस आइसोटोप इज प्रोड्यूस इन द अपर एटमोसफियर एट एन assumed constant rate by cosmic rays bombardment. How might measurement of its activity play a role in dating ancient carbon containing specimens such as wooden, ठीक है, Egyptians are artifacts and or the remnants of ancient campfire. C14 mixed with ordinary carbon C12 in the ratio of 1 atom of C14 for every 10^13 atom of carbon 12. Atmospheric carbon C14 exchange with the carbon in every living thing on earth including trees, animals and humans, so that all living things contain a small fixed fraction of C14। क्योंकि ये इसमें ऐड हो रहे हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये कार्बन 14 मौजूद होता है। दिस एक्सचेंज परसिस्टेंट्स एज लॉन्ग एज ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। ये उस वक्त तक एक्सचेंज होता रहेगा जब तक कि वो जानदार जिंदा होगा। व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई, जब जानदार की डेथ हो जाती है, द अमाउंट ऑफ कार्बन C14 begins to decrease with the half life of 5730 years. By measuring the quantity of C14 per gram of organic matter, it is possible to measure the time has elapsed since organism died. Charcoal from ancient campfire and many artifacts have been dated in this way. इस तरह से हम उनकी भी लाइफ मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन इमिट अ पॉजिट्रॉन। दिस correspond to a proton in the nucleus being covered to a neutron. The mass of neutron, however, is greater than that of proton. How then can positron emission occur? देखिए बच्चे, the answer of this question is that proton and neutron are not truly fundamental particle but consist of quarks. ये फंडामेंटल पार्टिकल एग्जैक्ट नहीं है बल्कि क्वार्क्स पे मुश्तमिल होती है। न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स, ठीक है। वी आर एज प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, बट चेंजिंग 1 अप क्वार्क इनटू डाउन क्वार्क प्रोटॉन कैन चेंज इनटू अ न्यूट्रॉन। ये 1 अप क्वार्क है, इसको डाउन क्वार्क में चेंज किया तो प्रोटॉन है हमारे पास, ये न्यूट्रिनो है। यू मीन अप क्वार्क और डी मीन डाउन क्वार्क, तो हम इसको चेंज करके 1 डाउन क्वार्क को बाय चेंजिंग 1 अप क्वार्क इनटू डाउन क्वार्क, तो हम प्रोटॉन को चेंज कर सकते हैं न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट हाउ डू न्यूट्रॉन डिफर फ्रॉम प्रोटॉन। ईच हैज़ ज़ीरो चार्ज एंड ज़ीरो रेस्ट mass and travel at the speed of light. Neutrino is emitted from the nucleus along with beta particle during decay process. न्यूट्रोनो इमिट होगा न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल के साथ जब डिके प्रोसेस होगा। इट्स इंट्रैक्शन इज़ वेरी वीक विद मैटर के साथ इसकी इंट्रैक्शन बहुत वीक होती है। फोटोन आर इमिटेड फ्रॉम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वाइल फॉलिंग फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, जबकि फोटोन इमिट होंगे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से जब वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में फॉल होंगे। देयर एनर्जी रेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, इनकी एनर्जी की रेंज मिनिमम से मैक्सिमम तक होगी। एज इज़ हार्ड एक्स-रेज फोटॉन, क्योंकि जब ये इमिट होंगे हाई टू लो में तो ये इमिट करेंगे एक्सरे फोटॉन को। ओनली गैमा रे फोटॉन आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस बट इट्स एनर्जी इज़ वेरी लार्ज दैन न्यूट्रिनो एनर्जी
हैंस इट इज़ ईजीली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम न्यूट्रोनो। तो इसको हम ईजीली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं न्यूट्रोनो से। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ दैट व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट द मैजिक न्यूक्लियन नंबर। मैजिक न्यूक्लियर नंबर्स आर 2, 8, 10, 2, 8, 20, 28, 50 and 82, 126 nuclides in which number of proton or neutron are equal to one of them are specially stable. For example, helium-2 has Z2N2, hence it is double stable. The magic number represent field nuclear shell. ये जो मैजिक नंबर है field nuclear shell को शो करें। The magic numbers are 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126. These numbers shows the field nuclear shell. फिर न्यूक्लियर शेल को ये शो करते हैं। जी बच्चे, ये आपके प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम 1 है, प्रॉब्लम 2 है आपका, ये प्रॉब्लम 3, ठीक है बच्चे, ये प्रॉब्लम 4 है आपका, और ये प्रॉब्लम 5, ये प्रॉब्लम 6 है, एंड प्रॉब्लम 7, प्रॉब्लम 8 और एंड 9, ठीक है बच्चे। ये आपका प्रॉब्लम 9 और 10, 11, यहाँ तक बच्चे आप लोगों ने ये इसको चैप्टर को कंप्लीट करना है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। प्रॉब्लम आपके असाइनमेंट मैंने पहले भी आपको दी थी, इनको रिवाइज़ करें, इनको अंडरस्टैंड करें, इनको अपने रजिस्टर्स पे राइट करें। दिस इज़ योर होमवर्क। आफ्टर व्यूइंग लेक्चर send me your attendance, write your name, roll number and subject, or after learning lecture write this lecture on your register. This is your winter homework. After winter vacations I check your homework on the registers, ठीक है। लेक्चर नंबर राइट करें, इसको प्रिपेयर करें और इसको अपने रजिस्टर पे राइट करें, और डेली मुझे आप लोग अपनी अटेंडेंस भेजें। थैंक्स।